आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग की। अंग्रेजी में ये जेंडर शब्द कहलाते हैं और जेंडर जो है वो चिन्ह या प्रतीक का द्योतक है, अर्थात उसके दर्शाने के कार्य आता है। तो लिंग से हमें लिंग नाम सुन के ही शब्द जब हमें सुनने में आता है तो हम अपने स्तर पर यह निर्धारित कर लेते हैं कि चाहे वो किसी भी प्राणी के बारे में कहा जाता हो तो उसमें स्त्री और पुरुष का बोध हो जाता है हमें। ऐसे इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। एक अर्थ में इसे कहा जाता है कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की जाति मतलब वह शब्द किस जाति, जाति का अर्थात हुआ यहाँ मनुष्य की जो दो जातियाँ हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष, इसी से संबंधित कि वह जो शब्द है वो पुरुष है या स्त्री है, पुरुष के लिए उपयुक्त है या स्त्री के लिए, अर्थात वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसके हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। दूसरा है कि संज्ञा के जिस रूप से सजीव या निर्जीव, यहाँ सजीव या निर्जीव कहने का मतलब हुआ कि जिसमें प्राण है या फिर जिसमें नहीं है, उसके जाति का जब बोध हो, जाति अर्थात उसमें भी जब स्त्री और पुरुष का बोध हो तो उसको जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसे लिंग कहते हैं। या फिर हम दूसरे अर्थ में यह भी ले सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के बोध, पुरुष जाति के बारे में बताएं, उसका ज्ञान कराए, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान या प्रतीक, जो किसी चीज को दर्शाए। तो किसी चीज, जैसे हम चिन्ह की बात करें या निशान, तो ये किसी न किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा अर्थात नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या किसी स्थान का, अर्थात वो सजीव का भी हो सकता है, निर्जीव का भी हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है संज्ञा की परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम के चिन्ह होंगे, उसके निशान होंगे और उन्हीं के आधार पे हम लिंग निर्णय करते हैं। तो या वो सजीव हो या निर्जीव, उसके आधार पे हम उसको स्त्री या पुरुष जाति में बांटते हैं। अर्थात संज्ञा पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। संज्ञा के दोनों रूप है, एक है अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक अर्थात जिसमें प्राण नहीं हो, जो निर्जीव हो, जो प्राणहीन हो, जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता, ये सब निर्जीव है। और दूसरा है वह प्राणीवाचक, जैसे मैंने पहले दर्शाया कि सजीव और निर्जीव। तो ये है सजीव, जैसे घोड़ा, घोड़ी। ये घोड़ा शब्द जो है पुरुष जाति का है, पुल्लिंग सूचक शब्द है। लिंग में यह दर्शाता है कि यह पुरुष है, इसीलिए यह पुल्लिंग कहलाता है। और घोड़ी जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग का बोध कराती, स्त्री जाति का है। उसी तरह माता और पिता, लड़का और लड़की,
सामान्यतः लिंग के जो भेद हैं वो 3 हैं। संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, और एक होता है नपुंसक लिंग जिसको हम जड़ या उभय लिंग कहते हैं। तो ये खास तौर पे जो तीसरा लिंग है इसका प्रयोग जो है या इसकी चर्चा हम संस्कृत में करते हैं। वैसे सामान्य स्तर पे हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही लिंग की चर्चा होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। पुल्लिंग की पहचान, उसकी परिभाषा कैसे हम समझेंगे कि ये पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग जो है वो 2, एक है आपका प्रत्यय जो मूल शब्द है लिंग, उसमें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो लगा है वो पु, और लिंग ये दोनों के योग से बना है। ये पु अर्थात दर्शाता है पुरुष जाति को, पुरुष जाति का संकेत है। तो इसके योग से बना अर्थात संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जो लिंग अर्थात प्रतीक किसी भी प्राणी में जो पुरुष जाति का बोध कराए, ऐसे शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे राम, तो राम चूँकि मनुष्य में पुरुष जाति का है, पुरुष का नाम है, इसीलिए ये पुल्लिंग कहलाया। उसी तरह श्याम, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो नाम है वो नाम पुरुष जाति का है। अगर पुरुष शब्द को दर्शाए तो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, लड़का, ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग, तो ऐसे शब्द ये भी दोनों के योग से, स्त्री और लिंग के योग से बना है। स्त्री अर्थात जो शब्द, जो संज्ञा स्त्री जाति का बोध कराए। स्त्रीलिंग शब्द के लिए निर्धारित हो तो संज्ञा का वह रूप या जिस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का पता चले, वह जो है स्त्रीलिंग कहलाता है। अब इसमें सीता, सीता चूँकि महिला है, स्त्री है, तो नाम चूँकि स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग हो गई। उसी तरह घोड़ी, हथनी, कुतिया, लड़की, भैंस, गाय, बकरी इत्यादि, ये सारे जो शब्द हैं वो संज्ञा लिंग को दर्शाता है, और लिंग के हिसाब से उसका निर्धारण होता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीसरा जो हम संस्कृत में इसकी चर्चा करते हैं वो है उभय लिंग, नपुंसक लिंग, अर्थात न ये पुल्लिंग होते हैं और ना ही ये स्त्रीलिंग होते हैं, बल्कि दोनों के जो लक्षण हैं वो इस लिंग में पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभय अर्थात दोनों में मौजूद, दोनों में उपस्थित, जिस लिंग में या जो चिन्ह, जो प्रतीक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण, दोनों के गुण को दर्शाए, वो उभय लिंग कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, उसे उभय लिंग कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर कहने से ये मतलब नहीं होता है कि डॉक्टर पुरुष है या महिला, इसमें दोनों का ही बोध होता है। डॉक्टर जो है वो
स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। उसी तरह हम पुलिस, महिला पुलिस या पुरुष पुलिस। उसी तरह देखते हैं इंजीनियर या मंत्री पद जो भी होते हैं, जो भी मंत्री के पद पे होता है, प्रधानमंत्री अगर महिला हो या पुरुष हो तो हम उसको प्रधानमंत्री ही कहते हैं। महिला प्रधानमंत्री या पुरुष प्रधानमंत्री ऐसा कहकर उसको संबोधित करते हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं, जो पद है, जो संज्ञा है, जो उभयलिंग है। वाक्य में जब हम लिंग निर्णय करते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके आधार पे किस तरह लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जब हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, हमने कहा कि अपनी भाषा, वाणी को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। वाक्य के जरिए हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो मनुष्य अपनी बात वाक्यों की सहायता से प्रस्तुत करता है, रखता है किसी के समक्ष, या वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो। और इन वाक्यों में लिंग विशेषण, इन वाक्यों में जो है लिंग, वो विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्ति अर्थात कारक जो चिन्ह होते हैं उसमें बदलाव उत्पन्न लाता है। अब विशेषण में किस तरह का बदलाव है वो हम देखेंगे। अब जैसे मोटा सा आदमी आया है, तो ये मोटा, चूंकि ये विशेषण है, अब इस विशेषण के आधार पे, लिंग के आधार पे विशेषण किस तरह प्रयोग होता है देखेंगे। तो आदमी, चूंकि आदमी पुरुष से पुल्लिंग है और उसके हिसाब से ये जो मोटा है, चूंकि विशेषण है तो विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो लिंग के हिसाब से विशेषण का प्रयोग होता है। अगर वही आदमी के बदले अगर महिला होता तो, या स्त्री, तो वहाँ पे मोटा ना होकर बल्कि मोटी होता। तो देखिए, इस तरह हमने देखा कि लिंग के आधार पे विशेषण का प्रयोग होता है। दूसरा है यह मकान, यह बड़ा मकान है। ये बड़ा शब्द जो है ये विशेषण है। और मकान, क्योंकि मकान भी पुल्लिंग है, तो इस मकान के पुल्लिंग के हिसाब से बड़ा शब्द का उपयोग हुआ है विशेषण। अगर यही कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो यहाँ बड़ा का बड़ी होता। जैसे लड़की के बारे में अगर ले ले कि यह लड़की बड़ी है, तो यहाँ लड़की है चूँकि स्त्रीलिंग है, इसीलिए स्त्रीलिंग के साथ जो विशेषण है वो उसमें भी बदलाव होता। उसी तरह तीसरा जो है, यह पुस्तक, यह बड़ी पुस्तक है। अब देखेंगे कि ये पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। कभी कभी कहते हैं कि यहाँ मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक चूँकि स्त्रीलिंग है, शब्द है, और स्त्रीलिंग के साथ जो विशेषण है वो भी देखेंगे यहाँ कि किस तरह स्त्रीलिंग जैसा व्यवहार किया है। तो यहाँ जो बड़ा है विशेषण, हमने ऊपर में देखा कि यह मकान बड़ा है, वहाँ बड़ा पुल्लिंग के संदर्भ में आया है। वहीं यहाँ जब पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसके संदर्भ में यह बड़ी के रूप में प्रयोग हो रहा है। हिंदी में विशेषण का जो लिंग भेद है कुछ नियम के अनुसार आता है, जिसके नियम निम्न हैं। पहला है कि जितने भी आकारांत विशेषण हैं, जब उनका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है तो वे सभी ईकारांत हो जाते हैं। आकारांत अर्थात अंत में, शब्द के अंत में जो आकारांत शब्द आते हैं, उच्चारण में जो आकारांत आते हैं, उसमें जैसे ही स्त्रीलिंग में इसका परिवर्तन होता है तो वो ईकारांत हो जाते हैं। अब देखेंगे उदाहरण के तौर पे, जैसे अच्छा, तो अच्छा जो है वो विशेषण है। अब आकारांत है, अच्छा, आ है अंत में, आकारांत है, इसलिए जब लिंग परिवर्तन होता है तो बदलता कैसे है, अब ई, अच्छी, इकारांत में बदल गया। तो यही है कि अच्छा का अच्छी, अर्थात जो आकारांत था वो अब ईकारांत हो गया है। उसी तरह काला का काली,
है विशेषण और लिंग परिवर्तन हुआ। उजला का उजली, भला का भली और पीला का पीली। उसी तरह दूसरा है कि अकारांत, अर्थात जिस शब्द के अंत में अकारांत है, ऐसे विशेषण का यह गुण है कि यदि इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में व्यवहार किया जाए तो ये दोनों में ही एक समान होते हैं। अब जैसे इसका रूप नहीं बदलता है, ये समान रहते हैं। अब जैसे देखें कि मेरी टोपी गोल है, तो ये गोल जो है शब्द है वो विशेषण है। अब यहाँ देखेंगे कि टोपी, ये टोपी स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ जो है मेरी शब्द का, मेरा नहीं हुआ बल्कि मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरी जो है ये टोपी स्त्रीलिंग है, टोपी के हिसाब से मेरी आया। लेकिन यहाँ हम देखेंगे टोपी स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी गोल जो विशेषण है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। हमने ऊपर में देखा कि जिस तरह अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी उसका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अगर पुस्तक है तो पुस्तक बड़ी है, मकान है तो मकान बड़ा है, क्योंकि मकान पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से बड़ा या बड़ी का उपयोग है। लेकिन यहाँ जो है टोपी स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए जो गोल विशेषण है उसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो ज्यों के त्यों है। उसी तरह दूसरा जो है उदाहरण वो है मेरा कोट सफ़ेद है। अब ये कोट जो है ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ मेरा है। और उसके साथ साथ जो विशेषण है वो सफ़ेद है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। उसके आगे कि उसकी पगड़ी लाल है, ये लाल विशेषण शब्द है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। हम देखेंगे कि पगड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के हिसाब से उसकी जो उपयोग हुआ है, तो यहाँ पगड़ी स्त्रीलिंग है। पगड़ी के हिसाब से यहाँ लाल जो विशेषण है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। अगर ऐसा होता उपयुक्त, तो हमने ऊपर में देखा कि अगर ऐसा होता स्त्रीलिंग के हिसाब से लाली होता या पुल्लिंग के हिसाब से लाल होता, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, जो कहते हो है। लड़की सुंदर है, उसका शरीर सुडौल है। यहाँ गोल, सफ़ेद, लाल, सुंदर, ये सभी जितने भी हैं सब विशेषण हैं, परंतु इसका परिवर्तन जो है वो लिंग के अनुसार नहीं होता है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो लिंग के आधार पे नहीं होता। कुछ विशेषण शब्द लिंग के आधार पे अपने आप को बदलते नहीं, बल्कि ज्यों के त्यों रह जाते हैं। सर्वनाम में किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ सर्वनाम जो है मेरी, चूँकि मेरा भी हो सकता है, तो यहाँ पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए पुस्तक स्त्रीलिंग के साथ उसके अनुसार सर्वनाम में भी बदलाव है। यहाँ मेरा के बदले मेरी है। दूसरी बात हम देखेंगे कि मेरा घर बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा शब्द है, सर्वनाम जो है मेरा है, तो यहाँ मेरा है तो हम समझ जाएंगे कि जब ही मेरा है अर्थात पुल्लिंग है तो घर जो है वो पुल्लिंग होगा। तो घर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार से सर्वनाम जो है वो उसका लिंग जो है सो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो यही है कि अगर सर्वनाम ये जो शब्द है, जैसे पुस्तक, घर, जेब, कोट, ये जो हैं संज्ञा, अगर ये स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग होगा और अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार से इसके सर्वनाम में परिवर्तन होगा। इसी तरह है तुम्हारी जेब खाली है, ये अब देखेंगे तुम्हारी से पता चल जाता है कि ये जो जेब शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए स्त्रीलिंग के हिसाब से ही जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग हो चुका है।
तो जेब स्त्रीलिंग है, जेब के हिसाब से जेब स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार जो है सर्वनाम तुम्हारा ना होकर तुम्हारी है। उसी तरह तुम्हारा कोट अच्छा है, अब ये कोट जो है वो पुल्लिंग है और इसके हिसाब से इसके अनुसार सर्वनाम जो है वो तुम्हारा है, पुल्लिंग। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया में। तो क्रिया में है क्या, जैसे बुढ़ापा आ गया, आ गया, आना क्रिया है। अब बुढ़ापा चूँकि पुल्लिंग है, अब इस बुढ़ापे के अनुसार से क्रिया में बदलाव आया है। तो यहाँ आ गया, ये आ गया पुल्लिंग है, वो किसके अनुसार से आया, तो बुढ़ापा के अनुसार से। जो अवस्था है वो पुल्लिंग को दर्शाता है, उसके हिसाब से क्रिया भी पुल्लिंग है। उसी तरह सहायता मिली है। अब सहायता चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ जो क्रिया है मिलना, मिल धातु से मिलना हुआ, तो यहाँ मिला ना होकर मिली है, अर्थात यहाँ जो है स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया में भी बदलाव आया। भात पका है, भात पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ जब क्रिया है पक, धातु रूप है, पका, पकना, तो पकना से पका, ये पुल्लिंग है। क्रिया जो है वो भात के पुल्लिंग के हिसाब से प्रयोग में हुआ है। और इसका जो अंतिम है वो दाल बनी है, तो दाल चूँकि स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के हिसाब से क्रिया का जो बन धातु रूप है, बनना, वो स्त्रीलिंग के हिसाब से प्रयोग हुआ है, तो वहाँ बनाना करके बनी। अब देखेंगे विभक्ति जो है, जो चिन्ह हैं उसमें किस प्रकार के बदलाव आते हैं, किस प्रकार वह लिंग के अनुसार प्रयोग में आते हैं। तो संबंध देखेंगे, एक दूसरे का जो संबंध, जैसे गुलाब का रंग लाल है। अब गुलाब का संबंध, ये लाल संबंध, लाल रंग का जो संबंध है वो किससे है, तो गुलाब से है। तो रंग का संबंध गुलाब से, तो गुलाब का, ये का शब्द जो है वो विभक्ति है, चिन्ह है, संबंध सूचक चिन्ह है। तो यहाँ रंग के अनुसार, अब रंग के अनुसार जो है वो लिंग में परिवर्तन होता है। तो रंग चूँकि पुल्लिंग है, तो रंग के हिसाब से वो का जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है। अगर पुल्लिंग है तो का है, वही स्त्रीलिंग होता तो की होता। उसके बाद है आपका चरित्र अच्छा है। चरित्र पुल्लिंग है, इसीलिए जो विभक्ति चिन्ह है आपका, का, तो यहाँ भी पुल्लिंग है। अगर वो स्त्रीलिंग होता तो आपकी होता। उसी तरह जैसे हम देखेंगे आपकी नाटक, आपकी नाक कट गई। यहाँ नाक कट जाने से मतलब होता है प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना या प्रतिष्ठा पे आँच आना। तो आपकी नाक कट गई, यहाँ नाक शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग। अब नाक चूँकि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से उसकी जो विभक्ति है उसमें भी बदलाव है। ऊपर में हमने देखा आपका है, और यहीं हमने देखा जब नाक स्त्रीलिंग है तो यहाँ जो है सो विभक्ति चिन्ह आपकी हो गया, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। और वहीं जो है क्रिया में भी देखेंगे तो कट गई,
क्रिया में भी स्त्रीलिंग है। जैसे देखते हैं संबोधन में, किसी को का जब हम संबोधन करते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं वो है हे देवी तुम्हारी जय हो। तो देवी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए तुम्हारी, तुम्हारी जो है वो विभक्ति चिन्ह है। तो उसके हिसाब से वो तुम्हारी, अगर वहीं पुरुष होता तो तुम्हारा होता। तो इस हिसाब से हमने देखा कि सर्वनाम में, क्रिया में या विभक्ति के चिन्ह में किस प्रकार संज्ञा का जो लिंग है, चाहे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके हिसाब से इन दोनों शब्दों में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, या उसके हिसाब से यह प्रयोग में आते हैं। समान आकृति वाले जो कुछ शब्द हैं जिसको वो एक जैसे लिखे जाते हैं, उसके जो अर्थ हैं वह भिन्न है, और इस भिन्न अर्थ के कारण उसके लिंग में बदलाव होता है, लिंग में परिवर्तन होता है। अब जैसे देखेंगे और, तो ये और का अर्थ होता है छोर अर्थात किनारा। जैसे कहते हैं ना इसका कोई किनारा नहीं है, इसकी नहीं, इसका कोई किनारा, तो ये पुल्लिंग है। तो छोर चूंकि किनारा हुआ तो इसके हिसाब से पुल्लिंग है। और वहीं जब हम और जो दूसरा शब्द है उसको हम तरफ अर्थात इशारा जब करते हैं उसकी ओर, तरफ, तो ये तरफ जो है जब किसी चीज़ को हम दर्शाते हैं तो कहते हैं उसकी ओर, दिशा को दर्शाना, तो वहाँ जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। उसी तरह अली, अली अर्थात भंवड़ा, भंवड़ा जिसको कहते हैं, तो वो पुल्लिंग हो गया। और वहीं जो अली है उस अली का अर्थ होता है सखी, अर्थात जो महिला श्रेणी में आ गया, स्त्रीलिंग है। तो अर्थ के हिसाब से शब्द के जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलाव होता है। उसी तरह उदासी, उदासी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ आता है सन्यासी, वैरागी, जो त्याग दिया हो सब चीज़ से, वैराग्य, संसार से मोह माया या सुख संपत्ति का जिसे लोभ नहीं हो उसे उदासी कहते। उदास ये पुल्लिंग है। और दूसरा उदासी अर्थात मायूसी, खिन्नता, किसी चीज़ से उबाऊपन। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब कलम, तो कलम अगर हम वो कहेंगे वृक्ष जो पेड़ होते हैं उसको भी हम कलम कहते हैं। तो पेड़ लंबी नहीं कह सकते, पेड़ लंबा है, तो इस हिसाब से वह पुल्लिंग है। लेकिन वही कलम जब हम लेखनी के रूप में अर्थात कलम जिससे हम लिखते हैं उसके रूप में प्रयोग करें तो वहाँ वह स्त्रीलिंग होता है। यह मेरी कलम है, मेरा कलम नहीं बल्कि यह मेरी कलम है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। उसी तरह देखते हैं कल, तो कल का अर्थात होता है आगामी दिन, अर्थात या तो आने वाला कल या बीता हुआ कल दिन, तो ये पुल्लिंग कहला गया। और उसी में कल अगर हम चैन या आराम के रूप में ले, मुझे चैन नहीं मिलती, मुझे आराम की आवश्यकता है, तो यहाँ आराम जो है वो कल जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग आएगा। और कल का मतलब मशीन भी होता है, मशीन जो कल पुर्जे होते हैं, यंत्र जिसको कह सकते हैं, उसके रूप में हम लें तो वह भी स्त्रीलिंग को दर्शाता है।
और अब देखेंगे कि एक अर्थ को दर्शाने वाले भिन्न शब्द। एक ही अर्थ एक है लेकिन उसके शब्द जो है वो अलग अलग हैं। अब कैसे? तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अलग अलग शब्द, चाहे वे एक ही मूल अर्थात एक ही स्रोत से हो या अलग अलग स्रोत से आए हों, तो अलग अलग लिंगों को दर्शाते हैं। जैसे आँख, ये नेत्र, तो नेत्र शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है, इसका अर्थ होता है आँख। और वहीं जब हम आँख कहें तो आँख का अर्थ भी होता है आँख, लेकिन ये स्त्रीलिंग के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। पवन, पवन जो है ये पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है हवा। और वायु का अर्थ भी हवा होता है, लेकिन वायु का जब हम प्रयोग करेंगे तो वह स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। मार्ग मतलब रास्ता और बाट मतलब रास्ता, तो ये दोनों जो है पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है। अब जैसे ग्रंथ, तो ये ग्रंथ का मतलब किताब और पुस्तक का मतलब भी किताब होता है, लेकिन ग्रंथ का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो पुल्लिंग के रूप में हुआ, और पुस्तक का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह स्त्रीलिंग के रूप में होता है। अर्थ एक समान है, शब्द जब अलग होते हैं तो उसके हिसाब से लिंग में बदलाव आता है। उसी तरह देखेंगे शरीर, तो शरीर जो है और देह दोनों का अर्थ होता है तन। जब शरीर का प्रयोग करेंगे तो ये पुल्लिंग के रूप में करेंगे, लेकिन देह की जब बात आती है तो वह स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। दरिया अर्थात नदी, और नदियाँ का भी मतलब नदी होता है। तो जब दरिया की बात करें, दरिया जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा, और यही जब नदियाँ का जब इस प्रयोग करते हैं वाक्य में तो नदियाँ जो है स्त्री सूचक शब्द को दर्शाता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार एक ही अर्थ के जब अलग अलग शब्द या अलग अलग शब्द के जब एक ही अर्थ होते हैं तो अलग अलग शब्द के अनुसार उसके लिंग में बदलाव आता है। वह स्त्रीलिंग हो सकते हैं या पुल्लिंग हो सकते हैं। अर्थ में जो बदलाव है उसके कारण, अर्थभेद के कारण, एक ही शब्द का लिंग अर्थभेद के कारण बदल जाता है। अगर उसके अर्थ में बदलाव हो तो उसके कारण जो है सो उसके लिंग में परिवर्तन आता है। जैसे कि हमने ऊपर में देखा अभी कि अर्थ समान है, लेकिन शब्द के स्वरूप में बदलाव के कारण लिंग में परिवर्तन आता है। शब्द अगर बदला है, अलग अलग शब्द हैं, भले ही उसके अर्थ एक हो, लेकिन शब्द के अनुसार से लिंग में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अर्थ के हिसाब से लिंग में परिवर्तन होता है। शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ इनके अलग हैं। जैसे चांद, तो चांद चूँकि चंद्रमा के अर्थ में लिया जाए तो ये पुल्लिंग हो जाता है। वहीं जब हम चांद को सिर के ऊपर के केशहीन अंश के अर्थ में लेते हैं तो वहाँ वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। तारा अर्थात नक्षत्र के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो ये पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन वही तारा अगर किसी लड़की का नाम है और उसके अर्थ में ले तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। हार, माला, फूलों से जो पिरोया हुआ होता है वो माला, माला के अर्थ में ले तो ये पुल्लिंग है, लेकिन वही हार जिसको हम कहते हैं पराजय, तो वह स्त्रीलिंग के रूप में। उसी तरह कोटि, कोटि अगर करोड़ संख्या का जो होता है वो करोड़ के रूप में ले तो वह पुल्लिंग हो जाता है। और वहीं जब श्रेणी के अर्थ में ले, कोटि किस कोटि की है मतलब किस श्रेणी की है, तो वहाँ
स्त्रीलिंग के रूप में हो जाता है। उसी तरह विधि, विधि का अर्थात होता है ब्रह्मा के अर्थ में, जिसको हम विधाता कहते हैं, विधि को लिखने वाला विधाता। तो उस अर्थ में हम लें तो ब्रह्मा के अर्थ में लेंगे तो ये पुल्लिंग हो गया। और वहीं जब हम प्रणाली, विधि अर्थात तरीका, किस विधि से यह चीज़ तैयार की जाती है, तो उसके अर्थ में हम लें तो वह स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाता है। तो इस हिसाब हमने देखा कि किस प्रकार जब एक ही शब्द का अलग अर्थों में प्रयोग होता है तो अर्थ के हिसाब से उसके लिंग में परिवर्तन होता है। दूसरा हमने देखा कि अर्थ समान है लेकिन शब्द में बदलाव के कारण अलग अलग शब्द होने से जो है उसके लिंग में बदलाव आता है। विशेषण, क्रिया और विभक्ति जो कारक चिन्ह है उसमें उसका प्रयोग किस तरह लिंग में किया जाता है, लिंग के अनुसार किस तरह वो बदल जाते हैं। तो इस प्रकार लिंग के जो रूप हैं, जो भेद हैं, वो हमने देखा और अगले वर्गों में चर्चा करेंगे। इससे जो कुछ चिन्ह हैं, कुछ जो नियमें हैं कि किस तरह हम पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।